35 लाख करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट, 2019 में 27,000 करोड़ का प्रॉफिट और अभी 3 दिन पहले ही कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ था। फिर भी कंपनी को अपने आप को बेचना पड़ा सिर्फ और सिर्फ 26,000 करोड़। तो ऐसे क्या आफत आखिर इस कंपनी पर आ गई? आपको बता दूं कि एक टाइम ये बैंक गोल्डमैन सैक्स से भी बड़ी बैंक थी। आज गोल्डमैन सैक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 लाख करोड़ का है। अब यहाँ पर एसवीबी के कोलैप्स के बाद जब क्रेडिट स्विस प्रॉब्लम में आई तो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने यूबीएस, जो कि स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी बैंक है और जिसने अभी क्रेडिट स्विस को खरीदा है, उसे $9 बिलियन तक की लॉस गारंटी प्रोवाइड की है, जिसके बाद हर किसी का ध्यान क्रेडिट स्विस पर जा रहा है। लेकिन जब हम इनके कारनामों पर इस वीडियो में डिटेल में नजर डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्रेडिट स्विस का गिरना लगभग तय था, बस इंतजार था वक्त का। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है पॉलिसी बाजार, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। क्रेडिट स्विस 166 ईयर ओल्ड कंपनी है जिसकी शुरुआत रेलवे फाइनेंसिंग के लिए की गई थी। बाद में कंपनी का जो मेन बिजनेस बना वो बना लोगों का पैसा मैनेज करना और उनके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाना। अब देखिए, इंडिया में जो बैंक्स होती है जैसे कि आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, इनका काम क्या होता है? डिपॉजिट्स लेना कम इंटरेस्ट पर और ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देना और प्रॉफिट कमाना। वही इनके जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऑपरेशंस है, अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो उनकी ग्रुप की एक दूसरी कंपनी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करती है। लेकिन ग्लोबली कई सारी ऐसी बैंक्स है जो एक ही कंपनी के अंडर बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारे काम करती है। तो स्विस बैंक भी कुछ उसी तरह की बैंक है, लेकिन इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो मनी मैनेजमेंट से आता है। तो देखिए, अगर आप लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी रिस्क क्या है? सबसे बड़ी रिस्क है ट्रस्ट फैक्टर। जिस दिन ये ब्रेक हो जाएगा आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्रेडिट स्विस एक स्विस बैंक है और जब भी स्विस बैंक का नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? ब्लैक मनी। तो एग्जैक्टली इनको ये पता था कि लोगों का ट्रस्ट कैसे बनाए रखना है और इसीलिए एनोनिमसली लोगों का पैसा अपने पास रखना, उनकी कोई भी डिटेल्स डिस्क्लोज ना करना, और इन सारी चीज़ों के लिए स्विस बैंक्स और वहाँ की जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उन सबको लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन स्विस बैंक की अगर हम पूरी हिस्ट्री देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस बैंक ने सिर्फ अपने पास काला पैसा नहीं रखा है, बल्कि अपने काम भी कुछ काले तरीके से ही किए हैं, जिसकी शुरुआत करेंगे हम इस बैंक की मोजम्बिक गवर्नमेंट के साथ जो डील हुई थी उससे। मोजम्बिक अफ्रीका की एक कंट्री है जिसे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए थे क्रेडिट स्विस से। उनको इन पैसों से अपने जो मरीन सिक्योरिटी है उसे टाइट करना था, साथ ही वहाँ पर मछली का एक प्रकार आता है ट्यूना फिश, उसकी फिशिंग मार्केट को उन्हें डेवलप करना था। अब हुआ ये कि ये सारा लोन क्रेडिट स्विस ने ट्रांसफ़र तो किया, लेकिन इसके बीच में $200 मिलियन यानी करीब 1500 करोड़ रुपए अचानक से गायब हो गए। अब यहाँ पर जो 1,500 करोड़ का गफला हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, जिसमें यह पता चला कि जो मोजम्बिक गवर्नमेंट है उनके 2 ऑफिशियल्स इसमें आरोपी हैं और साथ ही क्रेडिट स्विस के 3 लोगों पर भी इसमें आरोप लगाए गए। जब इसका इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो क्रेडिट स्विस ने तो क्लियरली कह दिया कि हमारा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तब ये पता चला कि यहाँ पर जो कंपनी का रिस्क डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर इनसे मिला हुआ है और कंपनी की कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी डाउटफुल थी, जिसके बाद ये क्लियरली पता चल गया कि क्रेडिट स्विस का भी इसमें क्लियर इन्वॉल्वमेंट था, जिसके बाद इस बैंक पर 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अब जब इस तरह के एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो ऑफकोर्स जिन लोगों ने आपके पास पैसे दिए हैं मैनेज करने के लिए वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं, उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन कई सारे लोगों ने सोचा कि बहुत पुरानी और बहुत बड़ी ये बैंक है तो बीच बीच में ऐसा कुछ होता है तो चलिए इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर इनका ग्रीनसिल का मामला सामने आया। देखिए, ग्रीनसिल दुनिया की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कंपनी थी। अब इनका काम कैसे होता है अगर आपको पता है तो आप अगला 1 मिनट स्किप कर सकते हैं। मान लेते कि नीरव मोदी ने विजय मल्ल्या को 100 करोड़ की किंगफिशर बियर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और मान लेते हैं कि विजय मल्ल्या के पास अब उतने पैसे नहीं हैं कि वो अचानक से इतनी ज़्यादा बियर बना सके। तो ऐसे में वो चले जाएंगे किसी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कंपनी के पास और कहेंगे कि देखिए, नीरव मोदी ने 100 करोड़ का हमें बियर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और ये रही उसकी इनवॉइस। अब इसका जो पेमेंट है वो डिलीवरी के 30 डेज बाद वो देने वाले हैं। लेकिन अभी क्या है कि मुझे ऑपरेशन चलाने के लिए मैं इतना वेट नहीं कर सकता, तो आप इसकी फाइनेंसिंग कर दीजिए। तो इस केस में जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कंपनी है, जो कि इस केस में मान लेते ग्रीनसिल है, तो ग्रीनसिल क्या करेगी, 100 करोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट में 90 करोड़ का लोन विजय मल्ल्या को पास कर देगी और फिर बाद में जब एक्चुअल जो पैसा आएगा 100 करोड़ का नीरव मोदी से, वो सीधा फिर ग्रीनसिल के पास आएगा। अब ऐसे करके ग्रीनसिल ने बहुत अच्छा खासा पैसा इस डील में कमा लिया। लेकिन इस बिजनेस के एक रिस्क भी है कि अगर नीरव मोदी जिस तरह वो भाग गया वैसे ही अगेन भाग जाता है तो फिर ग्रीनसिल का पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा। या फिर अगर विजय मल्ल्या फेक इनवॉइस बना के ग्रीनसिल को दे देता है और फिर विजय मल्ल्या और नीरव मोदी दोनों भाग जाते हैं तो ऐसे केस में भी ग्रीनसिल को ही नुकसान होगा। तो इन सारे रिस्क फैक्टर को देखते हुए आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक
रिस्क से भरा हुआ बिजनेस है। कई सारी जो कंपनीज है वो रिस्क को कम करने के लिए सिर्फ उन्हीं कंपनीज को सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करती है जिनके जो वेंडर है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, जैसे कि अमेजन है, नाइकी है, एप्पल है, एट्सेट्रा। तो अब यहाँ पर ग्रीनसिल को अपना बिजनेस चलाने के लिए चाहिए थे पैसे। तो अब देख रहे थे कि लोन किससे ले, तो क्रेडिट स्विस से उनकी डील डन हो गई। तो क्रेडिट स्विस ने क्या किया, अपना एक सप्लाई चेन का फंड बनाया और अपने इन्वेस्टर्स को ये बताया कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर कम रिस्क में भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। जो क्रेडिट स्विस के क्लाइंट्स थे उन्होंने उनकी बात मान ली और इस फंड में इन्वेस्ट किया, जो उन्होंने फिर लोन के तौर पर ग्रीनसिल को दे दिया। फिर ग्रीनसिल ने क्या किया, उन लोन की मदद से कई सारी कंपनीज को सप्लाई चेन फाइनेंसिंग की और उससे बहुत भारी प्रॉफिट भी कमाया। अब जो क्रेडिट स्विस थी और उनके इन्वेस्टर्स थे, दोनों भी ग्रीडी बन गए, लालची बन गए कि यार ये तो बहुत अच्छा तरीका है, थोड़ा पैसा डालो अच्छा खासा पैसा निकल रहा है। तो इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ने लगी। वैसे वैसे क्रेडिट स्विस ने यहाँ पर फंड्स भी बढ़ाने शुरू कर दिए। तो ऐसे करते करते क्रेडिट स्विस ने 4 फंड बनाए सिर्फ सप्लाई चेन के लिए, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा फंड्स और जितनी बड़ी साइज होगी उतना बड़ा कमीशन क्रेडिट स्विस का होगा। बिजनेस सेट था। तो ऐसे में हुआ ये कि जो ग्रीनसिल थी उसने धीरे धीरे करके पूरा ग्लोब कैप्चर कर लिया। अब वो नंबर 1 कंपनी बन गई है, सप्लाई चेन में सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग वही कर रही है। तो अब ग्रोथ तो मिल नहीं रही थी, लेकिन क्रेडिट स्विस और बाकी जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स है वो तो हमेशा ऐसे टाइम में आपको प्रेशराइज करते हैं कि आप कुछ भी फिगर आउट करो, प्रोडक्ट आपका काफ़ी हॉट है, पैसा भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, हम और फंड्स बनाने के लिए तैयार हैं, आप कुछ और फिगर आउट करो। तो ग्रीनसिल ने क्या किया कि फ्यूचर इनवॉइस डिस्काउंटिंग करना शुरू किया, यानी कि जो करंटली जो इनवॉइस आपके पास है उसके अगेंस्ट वो फिलहाल लोन दे रही है, लेकिन जो फ्यूचर में जो इनवॉइस रेज होगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने लोन देना शुरू किया, क्योंकि बिजनेस बढ़ाना था। अब सेम चीज़ से शायद आपको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी याद आया होगा। वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था और वहाँ पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स की ग्रीड की वजह से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो गया था। बात ये थी कि उस टाइम की 2001-2002 में इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, 0.25%, 0.5% के करीब। तो होम लोन एक हॉट प्रोडक्ट था, कम कॉस्ट में लोन मिल रहे थे, लोग घर बना रहे थे। तभी इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया। इस प्रोडक्ट का नाम था MBS, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़। अगर आपको MBS के बारे में पता है तो आप अगला 1 मिनट स्किप कर सकते हैं। ये लोग क्या करते थे कि जिन बैंक्स ने होम लोन लोगों को दिया है उनसे वो सारे लोन खरीद लेते थे और फिर जो भी पैसा लोग रिटर्न करेंगे वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास आएगा और इन्वेस्टमेंट बैंक्स उसे फिर एज अ प्रॉफिट अपने क्लाइंट्स के बीच बांट देगी। अब 2006 तक तो ये बहुत ही हॉट प्रोडक्ट था, सबको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे। अब ऐसे में इन्वेस्टमेंट बैंक्स को लगा कि ये तो इसको तो और भी हम स्केल कर सकते हैं, और ज़्यादा हम लोन बैंक से ले लेते हैं और ज़्यादा अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बेच देते हैं और ज़्यादा कमीशन कमा लेंगे। तो ऐसे में उन्होंने बैंक्स को प्रेशराइज करना शुरू किया कि आप और ज़्यादा लोन दो, लेकिन तब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके थे, 4% तक चले गए थे। तो फिर ज़्यादा लोग होम लोन लेने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए उन्होंने जिन लोगों का क्राइटेरिया भी नहीं बैठता है, उनके क्रेडिट स्कोर भी अच्छे नहीं है, उन्हें भी होम लोन देना शुरू किया कि अगर ये होम लोन नहीं भी चुका पाएंगे तो इनका घर बेच के हम पैसा रिकवर करेंगे। लेकिन जैसे जैसे अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे वैसे वैसे जिन लोगों ने 0.5, 0.75% के रेट पर लोन लिया था वो अब डिफ़ॉल्ट करने लगे, क्योंकि अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका था 4-5% पर चला गया था, वो उसे अब नहीं पे कर पा रहे थे। और इसी वजह से फिर जो हाउसिंग बबल था वो बस्ट हो गया, हाउसिंग की प्राइसेस भी डूब गई क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर होम लोन लेगा कौन। और ऑलरेडी इन इन्वेस्टमेंट बैंकर की ग्रीड की वजह से इन्होंने जो फोर्सफुली बैंक्स को बोला कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, ऐसे में हाउसिंग की प्राइसेस भी बहुत रूफ पर चली गई थी। और फिर जब लोग पैसा रिटर्न नहीं कर पाए तो ये पूरा बबल बस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स लगभग डूब गई, बियर स्टर्न्स डूब गई, लेमन ब्रदर का कुछ क्राइसिस हो गया, गोल्डमैन सैक्स बाल बाल बच गई और ऐसे कई सारे बैंक्स बाल बाल बच गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इंडिया में करोड़ों लोग हर साल फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार होते हैं और उसके पीछे कॉमन रीजन है इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है और ज़्यादातर लोगों को इसका रियलाइजेशन तब होता है जब उनके पास कोई बड़ा मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है। और इसीलिए जब इमरजेंसी की प्लानिंग करते हैं तो इंश्योरेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आज आपको पॉलिसी बाजार पर 250 से ज़्यादा प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं और चुन सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है, और इनमें कोविड की ट्रीटमेंट भी कवर की जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस का एक और बेनिफिट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स डिडक्शन, वो ये है कि आप, आपकी स्पाउस और आपके चिल्ड्रंस, इनके जो इंश्योरेंस आप निकालते हो उस पर 25,000 तक का डिडक्शन आपको मिलता है, और आपके पेरेंट्स का जो इंश्योरेंस निकालते हो आप उस पर आपको और डिडक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी एज 60 से कम है तो 25,000 तक का डिडक्शन आपको मिलेगा, और उनकी एज 60 से ज़्यादा है तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। और अभी मार्च की एंडिंग शुरू है तो आप सबसे पहले ये फिगर आउट कीजिए कि आपको कितने कवर की ज़रूरत है, कितने एवरेज एक्सपेंसेस होते हैं आजकल मेडिकल के, और उसके हिसाब से आप ज़रूर एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए।
लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। तो 2007-8 का वो सीन और यहाँ पर ग्रीनसिल के साथ जो सीन हो रहा है वो लगभग सेम ही था। अब ये जो फ्यूचर इन्वर्स डिस्काउंटिंग है ग्रीनसिल की, अब इसमें कई सारे डिफॉल्ट्स आने लगे। बात यहीं पर नहीं रुकी, हुआ ये कि कई सारे लोगों को पता था कि ग्रीनसिल पर प्रेशर है लोन बांटने का, तो ऐसे में कई सारे लोगों ने फेक इन्वॉइस बनाकर उनके पास दे दी, उन्होंने लोन पास कर दिया और उसमें ऐसे बड़े बड़े डिफॉल्ट्स हुए कि ग्रीनसिल डूब गया। अब ग्रीनसिल डूब गया तो ग्रीनसिल को इसमें 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और उसमें से जो 80,000 करोड़ थे वो थे क्रेडिट स्विस के इन्वेस्टर्स के। तो हालांकि क्रेडिट स्विस को यहाँ पर कुछ नुकसान नहीं हुआ, जो पैसा गया वो उनके इन्वेस्टर्स का गया और यहीं पर ट्रस्ट और टूटना शुरू हुआ। अब बाद में एक और मामला क्रेडिट स्विस का ये चला कि इंडिया में से तो कई सारे लोगों का काला पैसा क्रेडिट स्विस में है, सबको पता है, बट यूएस में से जब कुछ लोगों का काला पैसा क्रेडिट स्विस में रखा गया और वो डेटा जब यूएस गवर्नमेंट के पास आया तो गवर्नमेंट भड़क गई और यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने क्रेडिट स्विस पर एक्शन लेना शुरू किया और इस पूरे मामले को सेटल करने के लिए क्रेडिट स्विस को 20,000 करोड़ रुपए पे करने पड़े। ये मामला कुछ ठंडा नहीं होता है। इसी बीच एक जर्मन न्यूज़पेपर के पास क्रेडिट स्विस के कुछ क्लाइंट्स का डेटा जाता है जिनके अकाउंट्स मेनली क्रेडिट स्विस में हैं और इसमें पता चलता है कि कई सारे लोग जो कोकेन की तस्करी में इन्वॉल्व हैं, मानवीय तस्करी में इन्वॉल्व है, इनका पैसा है। वेनेजुएला की एक ऑयल कंपनी कुछ लोगों ने लूट ली थी, उनका भी पैसा यहाँ पर इस बैंक में दिखाई दिया। तो जब बहुत सारे क्रिमिनल के अकाउंट, ब्लैक मनी वाले लोगों के अकाउंट क्रेडिट स्विस के पास दिखने लगे तो ऐसे में जिन लोगों की इमेज साफ सुथरी थी उन्होंने क्रेडिट स्विस से दूरी बनाना शुरू किया। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो उसमें इन लोगों का नाम भी फालतू में शामिल हो जाएगा और इनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाद में ये मामला ठंडा नहीं हुआ तो फ्रेंच की अथॉरिटीज ने क्रेडिट स्विस पर टैक्स फ्रॉड से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसे सेटल करने के लिए अगेन इन्होंने 1500 करोड़ रुपए पे किए। बाद में कोकेन से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्होंने 15 करोड़ पे किए। तो आप देख रहे हो कि ज्यादातर पैसा तो इनका ऐसे सेटलमेंट में ही जा रहा है, इधर उधर पैसा पे करने में ही जा रहा है और इन सारी चीजों की वजह से कंपनी की जो आर्थिक हालत है वो वीक होने लगी। एक और लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। पिछले साल इस बैंक से 40% डिपॉजिट्स निकाले गए। दूसरी ओर बैंक का ज्यादातर पैसा इन्हीं इन्वेस्टिगेशन को सेटल करने में, फाइन पे करने में जा रहा है। एक और चीज इनके साथ हुई कि आर्केगॉस कैपिटल, जिसे बिल होंग हैंडल करते थे, उन्होंने कई सारे ऐसे रिस्की स्टॉक्स खरीद लिए थे उनके पोर्टफोलियो में जो नीचे जाने की संभावना काफी थी। अब इसकी आर्केगॉस कैपिटल का जो डाउनफॉल है, इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है जिसे हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो उसे हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। बट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि आर्केगॉस के केस में बिल होंग ने काफ़ी हेवी लोन कई सारे इन्वेस्टमेंट बैंक से लिए थे, जिसमें से एक क्रेडिट स्विस भी थी। लेकिन जब आर्केगॉस कैपिटल ने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उनकी स्टॉक प्राइस इतनी ज़्यादा गिरने लगी कि इसमें क्रेडिट स्विस को $5 बिलियन यानी लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब एक तरफ आप बहुत बड़े बड़े फाइन्स पे कर रहे हो, दूसरी ओर आपको 40,000 करोड़ जैसे नुकसान होते हैं आर्केगॉस कैपिटल के केस में, और वहीं दूसरी ओर डिपॉजिटर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लॉस हो रहे हैं उसे कंपनसेट करने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा तो आना चाहिए, क्योंकि 2021 में कंपनी को लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और 2022 में ये नुकसान लगभग 58,000 करोड़ पर चला गया। अब इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं तो उसे कंपनसेट करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? दो जरिए हैं, एक है बॉन्ड, दूसरा है इक्विटी यानी शेयर बेचकर। तो स्विस बैंक ने पहला ऑप्शन जो देखा वो देखा बॉन्ड्स का। अब देखिए, जनरली जो बैंक्स होती हैं वो एक बॉन्ड इशू करती है जिसका नाम होता है AT1। अब AT1 बॉन्ड का एक अमेजिंग फीचर है, आपने इसका नाम भी सुना होगा यस बैंक के केस में। अब ये जो AT1 बॉन्ड है इसका मेन फीचर क्या है कि अगर कोई भी बैंक ट्रबल में आ जाएगी तो बॉन्ड होल्डर्स को उनका पैसा नहीं मिलेगा, वो डूब जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप AT1 बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तब आपको ये देखना होता है कि वो बैंक स्टेबल रहेगी या फिर नहीं रहेगी, क्योंकि वो अगर ट्रबल में आ गई तो आपका पूरा पैसा डूब गया। अब यस बैंक जब ट्रबल में आ गया था तब भी कई सारे जो AT1 बॉन्ड होल्डर्स थे यस बैंक के, उनका पैसा डूब गया था। अब हालांकि वहाँ पर यस बैंक पर ऐसे आरोप भी लगे थे कि उन्होंने जो आम इन्वेस्टर हैं उन्हें झूठ बोलकर ये बताया था कि ये जो AT1 बॉन्ड से बहुत सेफ बॉन्ड्स है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी होती है तो इंटरेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो AT1 बॉन्ड में इन्वेस्ट करते टाइम ये सारी चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखें। अब हुआ ये कि क्रेडिट स्विस ने भी कई सारे AT1 बॉन्ड्स रिलीज किए थे और उनके जरिए फंड्स रेज किया था, लेकिन बैंक्स के जो ये ट्रबल थी ये बॉन्ड होल्डर्स को देखना शुरू हो गई थी, तो उनको पता था कि इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कुछ रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो CDS यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बॉन्ड के अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस देता है। अब ये भी 2008 का ही इन्वेंशन पकड़ लीजिए आप। इन्वेंशन मतलब उससे पहले 100 साल ये प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं हुआ था। फिर आए डॉक्टर माइकल बरी, जिनके बारे में आपने द बिग शॉर्ट में देखा ही होगा। तो इन्होंने फिर बुक पढ़ के ये कंसेप्ट पता किया कि अच्छा ये हम कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर कई सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को कन्विंस किया कि आप CDS जैसा प्रोडक्ट बनाओ और उसमें हम डील करते हैं। तो CDS क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई बॉन्ड खरीदा है और आपको लगता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज चांसेस हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में CDS खरीद सकते हैं।
अब CDS में क्या है कि आपको थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये एक इंश्योरेंस की तरह है, आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो अगर वो बॉन्ड डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, लेकिन अगर वो बॉन्ड डिफ़ॉल्ट नहीं होता है तो आपका प्रीमियम चला गया, सिंपल इंश्योरेंस की तरह। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे बॉन्ड रिस्की होना शुरू होता है वैसे वैसे जो CDS है उसका प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो CDS इशू करने वाली कंपनी है वो थोड़ी ना लॉस में जाना चाहेगी। तो अब क्रेडिट स्विस के इस केस में जैसे जैसे लोगों को रिस्क ज़्यादा दिखने लगी, वैसे ही जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है उसके प्रीमियम एकदम छत फाड़ कर बाहर निकलने लगे। अब ये इतने बढ़ गए कि अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्रेडिट स्विस प्रॉब्लम में है। तो ऐसे में क्रेडिट स्विस नए बॉन्ड्स इशू नहीं कर पाएगी, क्योंकि खरीदेगा कौन, क्योंकि पहले जो बॉन्ड इशू हुए हैं वही लोग अभी दिक्कत में हैं। तो बॉन्ड का रास्ता बंद हो गया। अब दूसरा रास्ता क्या था, एक्विटी का, कि किसी बैंक को या फिर किसी जिनके पास बहुत अमीरों के पास जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनको अप्रोच करो और उनसे फंडिंग रेज करो। कंपनी के कुछ जो एक्विटी है, शेयर्स है, वो आपको उसके लिए उनको देने पड़ेंगे और बदले में पैसा मिल जाएगा। तो ये चले गए सऊदी नेशनल बैंक के पास। अब सऊदी वालों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये मासायोशी सन और क्रेडिट स्विस इन दोनों को बहुत अच्छे से पता है। सऊदी नेशनल बैंक के पास ऑलरेडी 9.9% स्टेक था, तो क्रेडिट स्विस ने इनसे कहा कि आप और ज़्यादा स्टेक ले लीजिए और कंपनी में पैसा दे दीजिए, तो हम अपना बिजनेस चला पाएंगे। नहीं तो फिर क्या है कि ऑलरेडी हम बहुत बड़े लॉस में हैं और बिजनेस हमारा नीचे जा रहा है। अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू देखोगे कंपनी का तो वो भी कम हो रहा है और लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। तो नया पैसा लाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है, और अगर आप पैसा नहीं देंगे तो ये बैंक डूब गई, तो हमें मत बोलना। तो सऊदी नेशनल बैंक तो डर गई कि यार पूरा पैसा चला जाएगा, तो खैर कुछ पैसा और डाल देते हैं। लेकिन उसी के बीच आया एक रेगुलेटरी रूल जो ये कहता है कि आप क्रेडिट स्विस और स्विस बैंक में 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं बढ़ा सकते। तो सऊदी नेशनल बैंक ने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी 9.9% स्टेक है, तो और स्टेक हम नहीं खरीद सकते बिकॉज रेगुलेशंस हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। जब ये रास्ता भी बंद हो गया तब दिक्कतें बढ़ने लगी कि अब ये बैंक चलेगी कैसे, पैसा आएगा कहाँ से। अब बैंक को पता चल गया कि अब तो हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, एक ट्रिगर पॉइंट और हम खत्म। अब इनकी ये सोचते कि ठीक है इसी तरह से जब तक चल सकते हैं चलते रहते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर SVB कोलैप्स हो गई। अब SVB कोलैप्स हो गई तो लोग बाकी बैंक्स के पास जाकर अपना पैसा निकालने लगे, क्योंकि SVB में भी बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया। और फिर SVB के कोलैप्स की वजह से क्रेडिट स्विस पर प्रेशर बढ़ने लगा और एक ही दिन के अंदर लोगों ने $10 बिलियन यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपीस निकाल दिए। अब इतनी भारी मात्रा में पैसे निकाल लेंगे तो बैंक टिकेगी कैसे, ऑलरेडी लॉस में चल रही है। तो बैंक को क्लियरली पता चल गया, तो बैंक ने सीधे फिर स्विस गवर्नमेंट के साथ बातचीत करना शुरू की कि या तो आप पैसा डाल के हमें बचा लो या फिर कुछ तो भी फिगर आउट करो, अदरवाइज हम खत्म हो रहे हैं। तो स्विस गवर्नमेंट ने देखा कि दूसरी सबसे बड़ी बैंक है स्विट्जरलैंड की, गिर जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने जो सबसे बड़ी बैंक है वहाँ की उनको बोला कि आप खरीद लो, और इनकी जो रिस्क है डाउनसाइड रिस्क $9 बिलियन तक की, और इनके एसेट से अगर आपको लगभग 75,000 करोड़ का अगर कोई लॉस होता है तो वो गवर्नमेंट झेल लेगी। तो UBS डील के लिए मान गई। क्रेडिट स्विस जो फ्राइडे को 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पर ट्रेड हो रही थी, उसे भी अपने आप को 26,000 करोड़ में बेचने के लिए अग्री करना पड़ा। अब सवाल ये आता है कि क्रेडिट स्विस का जो कोलैप्स है वो SVB से अलग कैसे है। तो आपको बता दूं कि क्रेडिट स्विस के जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स है वो इंटरनल है, इनकी खुद की गलतियाँ हैं। SVB का फॉल क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने कई सारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लिए थे 10 साल के 1.6% के इंटरेस्ट पर, और फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो उन बॉन्ड्स की वैल्यू कुछ नहीं रही। अब SVB की गलती कहाँ पर थी कि उन्होंने बॉन्ड के अगेंस्ट में हेजिंग नहीं की थी। वहीं पर जो क्रेडिट स्विस है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको हेज करके रखा था कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाते हैं तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो इंटरेस्ट रेट रिसेंटली बढ़े हैं उसका क्रेडिट स्विस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है। अगर आपको हेजिंग वगैरह के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारा एक स्पेशल ऑप्शन का कोर्स है जिसका मोटिव यही है कि ऑप्शन आपको सिखाना और उसकी मदद से आप हेजिंग कैसे कर सकते हैं ये आपको बताना। तो उसे आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। फिर अब अगला सवाल ये आता है कि क्या ये नए फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत है। तो हाँ, हम एक तरह से कह सकते हैं कि ज़रूर, क्योंकि इससे देखिए अलग अलग सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। पहला तो ये है कि बैंकिंग सेक्टर अपने आप में US का प्रॉब्लम में है। वहाँ की कई सारी बैंक्स है जो अभी फिलहाल लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर रही है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें कई सारी बैंक्स शायद आपको आने वाले टाइम में ऐड होती हुई दिखेगी। लेकिन अगर बाकी सेक्टर्स पर भी इम्पैक्ट देखें तो वो भी दिखना शुरू हो गया है। जैसे कि अगर हम TCS की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, तो TCS का 40% रेवेन्यू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से आता है। इन्फोसिस का 27% रेवेन्यू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से आता है। और जब ये कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट फिर कई सारी IT कंपनीज पर पड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का बैकबोन है। जब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो फिर सब जगह प्रॉब्लम आती है। 2008 में भी हमने वही देखा और अभी भी जो डेवलपमेंट्स चल रही है वो भी कुछ उसी डायरेक्शन में चल रही है। अब ये कितना सीवियर होगा वो तो देखिए कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता,
ये तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती रहती है वैसे वैसे ही हमें पता लगता रहता है। तो आने वाले टाइम में ज़रूर यूएस की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पर और कौन कौन सी बैंक है जो दिक्कत में आ सकती है। तो ये था क्रेडिट स्विस का पूरा एनालिसिस, जिसमें हमें ये चीज़ें पता चलती है कि इनका काम पूरी तरह से काला है। एक तो काला धन तो ये रख ही रहे, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वो भी सारे काले कर रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों ने बाद में इस कंपनी का जो मेन फैक्टर था ट्रस्ट, उसे ब्रेक कर दिया और फिर इनका कोलैप्स हो गया। इस वीडियो से अगर क्रेडिट स्विस का ये पूरा क्राइसिस आपके समझ में आया है तो इसे सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ। क्योंकि कई सारे लोग अजम्पशन कर रहे हैं कि ये भी बैंक इसलिए गिरी क्योंकि एसवीबी गिर गया और बाकी लोग गिर गए, लेकिन इन दोनों का जो गिरने का रीज़न है वो थोड़ा अलग है। और इसी तरह के वीडियोस के लिए नमस्कार प्रसाद को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।